हाँ तो सेवन्थ क्लास देखिए बेटा, आपका 7वां पाठ चल रहा था पापा खो गए। ठीक है, तो ये पाठ आपका पूरा हो गया था। आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है बेटा, तो देखिए पहला प्रश्न देखिए इसका, नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों। ठीक है बेटा, तो नाटक में सबसे बुद्धिमान पात्र कौन था? कौवा था। ठीक है बेटा, कौन था सबसे बुद्धिमान पात्र? कौवा था। ठीक है, और क्यों लगा था सबसे बुद्धिमान पात्र कौवा था? पर कौवा क्यों लगा था? क्योंकि उसने जो छोटी बच्ची थी, ठीक है, उसको खोजने में उसने सक्रिय भूमिका निभाई थी। ठीक है बेटा, तो देखिए हमें नाटक में सबसे बुद्धिमान पात्र कौवे का लगा था। ठीक है, क्यों लगा था? क्योंकि कौवे ने लड़की के पापा को खोजने में महत्वपूर्ण और सक्रिय भूमिका निभाई थी। उसी की योजना के कारण लेटर बॉक्स संदेश लिख पाता है। ठीक है, और वह उड़ उड़कर अच्छे बुरे की जानकारी रखता है। उसकी पहचान व संदेह के कारण लड़की असामाजिक तत्वों के हाथों में जाने से बच जाती है। ठीक है बेटा, अब दूसरा प्रश्न देखिए, पेड़ और खंबे में दोस्ती किस प्रकार से हुई? कैसे हुई थी पेड़ और खंबे में दोस्ती? कि एक बार जब जोर की आंधी आ रही थी, ठीक है, तो खंबा क्या हो गया था? टेढ़ा हो गया था। लेकिन उसको कौन संभाल लेता है? पेड़ उसको गिरने से संभाल लेता है। ठीक है बेटा, तो इस तरह खंबे का घमंड क्या हो गया था? खंबे का जो घमंड था वो खत्म हो गया था और पेड़ और खंबे दोनों में दोस्ती हो गई थी। ठीक है बेटा, तो देखिए दूसरा प्रश्न, पेड़ और खंबे में दोस्ती कैसे हो गई? कि एक बार जोर की आंधी आने के कारण खंबा पेड़ के ऊपर गिर जाता है। उस समय पेड़ उसे संभाल लेता है और इस प्रयास में वह जख्मी भी हो जाता है। कौन हो जाता है जख्मी? पेड़ हो जाता है। ठीक है, क्यों हो जाता है? क्योंकि वो खंबे को संभालता है और खंबे को संभालने के कारण पेड़ स्वयं भी जख्मी हो जाता है। इस घटना से खंबे का मजबूत और ऊंचे होने का घमंड चूर चूर हो जाता है और अंत में दोनों की दोस्ती हो जाती है। ठीक है बेटा, आगे देखिए जो तीसरा प्रश्न है कि लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे। ठीक है बेटा, तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न है कि लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर के क्यों पुकारते थे। तो देखिए लेटर बॉक्स को लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे। लेटर बॉक्स ऊपर से नीचे तक कौन से रंग में रंगा हुआ था? लाल रंग में रंगा हुआ था। ठीक है बेटा, कौन से रंग में रंगा हुआ था? लेटर बॉक्स लाल रंग में रंगा हुआ था। और बड़ों की तरह क्या था? वो बुद्धिमानीपूर्ण बातें करता था। ठीक है बेटा, तो क्या क्या आ जाएगा इसमें कि लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कह करके क्यों पुकारते थे? कि लेटर बॉक्स ऊपर से नीचे तक पूरे लाल रंग में रंगा हुआ था और बड़ों की तरह बुद्धिमानी से बात करता था। ठीक है, और वह अपने खाली समय में उन सभी पत्रों को पढ़ डालता था। ठीक है, तो इस प्रकार से हर विषय की जानकारी होने के कारण उसे लाल ताऊ कहते थे। ठीक है बेटा, तो क्या आ जाएगा इसमें कि लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कह करके क्यों पुकारते थे? क्योंकि लेटर बॉक्स ऊपर से नीचे तक पूरे लाल रंग में रंगा हुआ था। ठीक है, लेटर बॉक्स पूरी कौन से रंग में रंगा हुआ था? लाल रंग में रंगा हुआ था। और बड़ों की तरह वो कैसी बातें करता था? बुद्धिमानपूर्ण बातें करता था। ठीक है बेटा, और वह अपने खाली समय में उन सभी जो पत्र थे वो पढ़ लेता था जो उसके भीतर होते थे। ठीक है, तो इस प्रकार हर विषय की जानकारी होने के कारण उसे लाल ताऊ कहते थे या उसे लाल ताऊ की संज्ञा दी गई थी। ठीक है, अब देखिए चौथा प्रश्न देखिए, लाल ताऊ किस प्रकार बाकी पात्रों से भिन्न था। अब देखिए बेटा, जो इस पाठ में पात्र आए हैं वो कितने हैं? 7 हैं। ठीक है, कितने पात्र आए थे इसमें? 7 पात्र आए थे। तो 7 पात्र, जो निर्जीव पात्र थे उसको भी सजीव के रूप में इस पाठ में चित्रित किया गया है। जैसे पेड़ है, खंबा है। ठीक है, तो इन सभी को कौन से रूप में चित्रित किया गया है? सजीव रूप में चित्रित किया गया है। लेटर बॉक्स है। ठीक है, तो इन सभी को सजीव रूप में चित्रित किया गया है। अब देखिए लाल ताऊ किस प्रकार बाकी पात्रों से भिन्न था। तो देखिए किस प्रकार से भिन्न था। जो लाल ताऊ था वो क्या था? पढ़ा लिखा था। ठीक है बेटा, क्या था लाल ताऊ? पढ़ा लिखा, हंसमुख और मिलनसार था। वह नीरस और उबाऊ वातावरण को भी अपनी मज़ेदार बातों से क्या बना देता था? आनंदमयी बना देता था। लाल ताऊ अपने अंदर जो पड़े रहते थे, अपने अंदर पड़े पत्रों को बोरियत मिटाने के लिए पढ़ लेता था। वो किसी से नहीं डरता था।
ठीक है बेटा। और समाज की चिंताएं भी उसे सताती रहती थी। इन्हीं सब कारणों से लालताऊ बाकी सब पात्रों से क्या था, भिन्न था और निर्जीव होते हुए भी उसके विचार सशक्त और अकाट्य थे, यानी मजबूत थे। ठीक है बेटा। तो किस तरीके से बाकी पात्रों से लालताऊ भिन्न था कि वो हंसमुख था, सभी से वो कैसी बातें करता था, मिलजुल करके बातें करता था। ठीक है। और वो नीरस और उबाऊ वातावरण को भी मज़ेदार बातों से आनंदमय बना देता था। और वो अपने अंदर जो पत्र पड़े रहते थे, बोरियत मिटाने के लिए वो उनको पढ़ भी लेता था। ठीक है। तो ये सब कारणों से जो लालताऊ है वो बाकी पात्रों से भिन्न था और निर्जीव होते हुए भी उसके जो विचार थे सशक्त अकाट्य थे, यानी मजबूत विचार थे उसके। ठीक है। अब पांचवा प्रश्न देखिए। नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में एक ही सजीव पात्र है, उसकी कौन कौन सी बातें आपको मज़ेदार लगी, लिखिए। अब देखिए बेटा, इसमें क्या बताया गया है कि जो बच्ची को बचाने में जिन पात्रों की भूमिका है, सजीव पात्रों की, सजीव पात्र कौन कौन से थे, आदमी था, ठीक है, और कौवा था। ठीक है। तो सजीव पात्रों की जो भूमिका है उसमें से कौन से पात्र की भूमिका आपको मज़ेदार लगी। ठीक है। तो कौवा ही एकमात्र सजीव पात्र है जिसकी हमें निम्न बातें मज़ेदार लगी। अब देखिए कौवे की कौन कौन सी बातें हमें मज़ेदार लगी। पहले तो वो क्या बोलता है कि वह दुष्ट कौन है, पहले उसे नज़र तो आने दीजिए। दूसरा पॉइंट क्या है इसका, ताऊ एक जगह बैठकर यह कैसे जान सकोगे कि उसके लिए तो मेरी तरह रोज चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी, तब जान पाओगे यह सब। ठीक है बेटा। तो इसमें क्या कहा गया है कि नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में एक ही सजीव पात्र है, उसकी कौन कौन सी बातें आपको मज़ेदार लगी। पहले तो इसमें क्या है कि वह दुष्ट कौन है, पहले तो उसे नज़र आने दीजिए। ठीक है। तो कौवा इस बात को बोलता है। और दूसरा, जब उन दोनों के बीच में क्या किसकी बातचीत होती है कि चारों दिशाओं में जो जानकारी है उसको लेने की बात होती है, तो क्या बोलता है कौवा लालताऊ से कि एक ही जगह बैठकर तुम इन सब के बारे में नहीं जान पाओगे, इन सब के बारे में जानने के लिए तुम्हें चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी। ठीक है बेटा। तो ये दोनों पॉइंट इसमें आ जाएंगे। अब देखिए जो प्रश्न नंबर 6 है उसको देखिए। क्या वजह थी कि सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे। ठीक है। तो क्यों नहीं पहुंचा पा रहे थे लड़की को सभी पात्र मिलकर के घर। तो देखिए लड़की बहुत ही छोटी और नादान होने के कारण उन्हें अपने घर का पता बता नहीं पा रही थी। ठीक है बेटा। तो क्या आ जाएगा इसमें कि लड़की क्या थी, बहुत छोटी थी और नादान थी। तो छोटी और नादान होने के कारण उन्हें अपने घर का पता बता नहीं पा रही थी, यहाँ तक कि वह अपने पापा का नाम भी नहीं बता पा रही थी। इसी कारण सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे। क्यों नहीं पहुंचा पा रहे थे, क्योंकि लड़की को अपने घर का पता मालूम नहीं था और इसके अलावा वो अपने पापा का नाम भी नहीं जानती थी। ठीक है बेटा। अब देखिए 7वां प्रश्न देखिए। मराठी से अनुदित इस नाटक का शीर्षक पापा खो गए क्यों रखा गया। अगर आपके मन में कोई दूसरा शीर्षक हो तो सुझाइए। अब देखिए आप बेटा, इसके अलावा आप इसमें दूसरा शीर्षक कौन सा बता सकते हो। ठीक है। पहली बात तो ये कि इसका शीर्षक ये क्यों रखा गया था, क्योंकि लड़की को अपने पापा का नाम पता कुछ भी मालूम नहीं था और कहानी के सभी पात्र मिलकर उसके पापा को खोजने की योजना बनाते हैं। इसी कारण नाटक का नाम क्या रखा गया था, पापा खो गई। ठीक है। और अन्य शीर्षक इसका क्या रखा जा सकता है, लापता बच्ची। ठीक है। क्योंकि इस नाटक में पूरे समय इस बच्ची के घर का पता लगाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है बेटा। अब देखिए 8वां प्रश्न देखिए। क्या आप बच्ची के पापा को खोजने का नाटक से अलग कोई और तरीका बता सकते हैं। ठीक है बेटा। यानी नाटक के अलावा कौन सा तरीका है जिसके माध्यम से हम उस लड़की के पापा को खोज सकते हैं। तो हम बच्ची को उसके घर तक पहुंचाने के लिए पुलिस, समाचार पत्र, पोस्टर, टीवी, मीडिया की भी सहायता ले सकते हैं। ठीक है बेटा। अब आगे देखिए भाषा की बात में देखिए क्या इसमें बताया गया है। ठीक है। तो देखिए आपने देखा होगा कि नाटक के बीच बीच में कुछ निर्देश दिए गए हैं। ऐसे निर्देशों से नाटक के दृश्य स्पष्ट होते हैं जिन्हें नाटक खेलते हुए मंच पर दिखाया जाता है। किस प्रकार से देखिए, जैसे सड़क, रात का समय, दूर कहीं कुत्ते की भौंकने की आवाज़। यदि आपको रात का दृश्य मंच पर दिखाना हो तो क्या क्या करेंगे।
अब देखिए क्या क्या करेंगे। ठीक है, रात के दृश्य को मंच पर दिखाने के लिए हम निम्न बातें कर सकते हैं। घुप अंधेरा, चांद तारों की रोशनी, दूर कुत्ते के भौंकने की आवाज़ें, बिल्ली के रोने की आवाज़ें, नेपथ्य में चौकीदार की जागते रहो की आवाज़ें, ठीक है, हवा की साय साय की आवाज़ें आदि। ठीक है, अब देखिए आगे जो 10वां प्रश्न है कि पाठ को पढ़ते हुए आपका ध्यान कई तरह के विराम चिन्ह की ओर गया होगा। अगले पृष्ठ पर दिए गए अंश से विराम चिन्हों को हटा दिया गया है। ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उपयुक्त चिन्ह लगाइए। मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। बाप रे, वो बिजली थी या आफत, याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ खड्डा कितना गहरा पड़ा था। खंबे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो जाती है और अंग थर थर काँपने लगते हैं। अब देखिए बेटा, विराम चिन्हों का यहाँ पे आपको किस तरीके से प्रयोग करना है कि मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। ठीक है, अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत, याद आते ही, ठीक है, अब भी दिल धक धक करने लगता है। बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। खंबे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो जाती है और अंग थर थर काँपने लगता है। ठीक है बेटा, तो इस तरह आपको इसमें विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। ठीक है, अब आगे देखिए, आसपास की निर्जीव चीज़ों को ध्यान में रखकर कुछ संवाद लिखिए। यानी कहने का इसमें तात्पर्य क्या है कि निर्जीव वस्तुओं से आपस में क्या करवाना है, संवाद करवाना है, बातचीत। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, संवाद का अर्थ क्या होता है, बातचीत होती है। तो दो निर्जीव पात्रों से आपस में क्या करवानी है, बातचीत करवानी है। ठीक है, जैसे चौक का ब्लैक बोर्ड से संवाद, यानी चौक की बातचीत किससे करवा रहे हैं हम, ब्लैक बोर्ड से। किस तरीके से करवा रहे हैं, देखिए चौक क्या बोल रहा है, अरे ब्लैक बोर्ड, मैं तो लिखते लिखते घिस जाती हूँ। अब देखिए चौक ने बोल दिया, ब्लैक बोर्ड क्या बोल रहा है, हाँ वैसे तो तुम सही कह रही हो, परंतु लिखते लिखते मेरी भी चमक फीकी पड़ जाती है। ठीक है बेटा, अब चौक क्या बोल रहा है, लेकिन कुछ भी कहो ब्लैक बोर्ड, जब हम दोनों के उपयोग से बच्चे कुछ नया सीखते हैं तो क्या आता है, आनंद आता है। ब्लैक बोर्ड, हाँ यह तो तुमने 100% सच कहा। ठीक है बेटा, पहला निर्जीव पात्र हो गया। अब जो दूसरा निर्जीव पात्र है उसको देखिए, कलम का कॉपी से संवाद, ये भी निर्जीव पात्र है। ठीक है, तो कलम और कॉपी की किस तरीके से इसमें बातचीत करवाई जा रही है, देखिए कलम का कॉपी से संवाद। कलम क्या कह रही है, कॉपी, देखा मेरा नया रंग रूप, कॉपी, हाँ भाई हाँ। कलम क्या कह रही है, वैसे तुम भी सुंदर नजर आ रही हो, कॉपी, हाँ ये नई छपाई का कमाल है। ठीक है बेटा, तो ये किस किस के बीच का संवाद है, कलम का कॉपी से संवाद। ठीक है, अब तीसरा जो निर्जीव पात्र है वो कौन सा है, खिड़की का दरवाजे से संवाद। ठीक है, खिड़की और दरवाजे के मध्य जो बातचीत होती है उसका इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है बेटा, तो देखिए खिड़की क्या बोल रही है कि दरवाजे भैया क्या बात है, आज तो आपको बात करने की फुर्सत नहीं है। दरवाजा क्या बोल रहा है, देखिए क्या बताऊं, सुबह से ये रंग रोगन वालों ने परेशान कर रखा है। ठीक है बेटा, अब देखिए खिड़की क्या बोल रही है, अरे भाई ऐसा क्यों बोल रहे हो, इससे आप चमक उठोगे। दरवाजा, हाँ यह तो तुमने ठीक ही कहा। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि जो तीन वो पात्र हैं, यानी जो तीन निर्जीव पात्र हैं, ठीक है बेटा, तो तीन निर्जीव पात्रों की आपस में बातचीत करवानी है। ठीक है, इसके अलावा आप अपने मन से भी तीन निर्जीव पात्रों से संवाद आपस में करवा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पूरे प्रश्न अपनी कॉपी में करने हैं। ठीक है, और एक पात्र आपको मन से, ठीक है, जैसे जिस प्रकार से ये तीन निर्जीव पात्र हैं, ठीक है, तो तीन निर्जीव पात्रों के मध्य क्या करवाई गई है, यानी चौक का तो ब्लैक बोर्ड से बातचीत करवाई गई है। ठीक है, कलम का कॉपी से संवाद करवाया गया है, यानी बातचीत करवाई गई है, और खिड़की का दरवाजे से। और आपको एक अपने मन से, ठीक है, दो निर्जीव पात्रों के मध्य क्या करवानी है, बातचीत करवानी है। ठीक है, इसी प्रकार से 4 या 5 लाइनों में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, इसमें संवाद करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये पूरे प्रश्न अपनी कॉपी में लिखने हैं। और विराम चिन्हों का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है, ठीक है, तो इसमें आपको यहाँ बताया गया है कि कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, कहाँ पर पूर्ण विराम का होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 10वां प्रश्न
करना है। पूरे विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए आपको क्या करना है इसमें, यानी विराम चिन्ह की ओर किया गया होगा, यानी विराम चिन्ह का इसमें आपको ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, ये आपको उत्तर लिखना है। उत्तर इसमें ऐसे ही लिख दिया गया है, और जब आप दोबारा से इसका सही उत्तर लिखोगे तो इसका विराम चिन्हों का सही रूप से प्रयोग करते हुए इसका उत्तर लिखोगे। ठीक है बेटा, तो 7वां पाठ आपका आज पूरा हो गया है। कल हम दूसरा पाठ पढ़ेंगे।